और मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन दोनों टीम की ओर से गेंदबाजों का दमदार प्रदर्शन। ताजा समाचार मिलने तक न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 6 विकेट के नुकसान पर बनाए 38 रन। वहीं न्यूजीलैंड ने फिरकी गेंदबाज एजाज पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए पहली पारी में झटके सभी 10 विकेट। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए विस्तार से अब खबरों में नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की सहारनपुर के हलगोवा से हरिद्वार के भद्राबाद को जोड़ने वाली ग्रीन फील्ड संरेखन परियोजना, 1600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली मनोहरपुर से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड परियोजना, लगभग 1700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देहरादून पोंटा साहिब सड़क परियोजना, लक्ष्मण झूले के निकट गंगा नदी पर एक पुल की आधारशिला भी रखी गई। प्रधानमंत्री ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून की आधारशिला भी रखी। साथ ही देहरादून में 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जलापूर्ति, सड़क और जल निकासी व्यवस्था के विकास से संबंधित परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने श्री बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इसके साथ ही हरिद्वार में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नया चिकित्सा महाविद्यालय भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा 7 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन्हें तेजी से जमीन पर उतार रही है। सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कैसे विकास की गंगा बहा रही है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बीते वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अनेक जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार आज ये दिन आया है। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली केंद्र सरकार के 10 साल में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले और घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। 10 साल तक देश में
इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए, इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, 2 गुनी 3 गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। पीएम ने कहा कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में वर्तमान के मुकाबले करीब आधा समय लगेगा। कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा, बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। ये आर्थिक गलियारा अब दिल्ली से हरिद्वार आने जाने के समय को भी कम कर देगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना के कई खंडों का आज लोकार्पण होने से चारधाम यात्रा में मदद मिलेगी। वहीं इन योजनाओं को सुरक्षित बनाने का भी प्रयास किया गया है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत आज देवप्रयाग से श्रीकोट और ब्रह्मपुर से कोडियाला वहां के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचने में लामबगड़ लैंडस्लाइड के रूप में जो रुकावट थी वो भी अब दूर हो चुकी है। इस लैंडस्लाइड ने देश भर के न जाने कितने तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ जी की यात्रा करने से या तो रोका है या फिर घंटों इंतजार करवाया है और कुछ लोग तो थक करके वापस भी चले गए। अब बद्रीनाथ जी की यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुखद हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि केदारनाथ के पुनः निर्माण से जहां श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अनेक अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। कि दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर का शिलान्यास हो चुका है। जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो दिल्ली से देहरादून आने जाने में जो समय लगता है वो करीब करीब आधा हो जाएगा। इससे न केवल देहरादून के लोगों को फायदा पहुंचेगा, बल्कि हरिद्वार, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत और मेरठ जाने वालों को भी सुविधा होगी। ये आर्थिक गलियारा अब दिल्ली से हरिद्वार आने जाने के समय को भी कम कर देगा। तो आज उत्तराखंड के लिए एक बड़ा दिन है। आइए इस बारे में बात करते हैं अपने संवाददाता अरुण शर्मा से। अरुण, जैसे कि अभी हमने देखा कि उत्तराखंड के लिए आज काफी सारी सौगातें दी हैं और खास तौर से अगर हम देखें तो करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया और शिलान्यास किया गया। और ऐसे में प्रधानमंत्री का जो संबोधन है उसमें भी उन्होंने काफी खास बातों का जिक्र किया। तो बिल्कुल उत्तराखंड के लिए ये बहुत बड़ी सौगात आप कहेंगे, क्योंकि दिल्ली से देहरादून तक का जो सफर है ऑलमोस्ट आधा, यानी कह सकते हैं कि 2-2.25 घंटे का सफर सिमट करके रह जाएगा। देहरादून एक तरह से स्मार्ट सिटी के तौर पर
यहाँ पर आपको विकसित होते हुए दिखाई देगी। प्रोमिनेंट फीचर अगर आज के इन तमाम प्रोजेक्ट्स की बात की जाए तो ये है कि जब भी पहाड़ों पे हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये डिबेट होती है कि क्या अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया जाए या पर्यावरण को एक संरक्षित रखा जा सके, क्या इकोनॉमी और इकोलॉजी एक साथ चल सकती है। आप आज जितने जो प्रोजेक्ट्स की शुरुआत हुई है या जिनका शिलान्यास किया गया है उसके कोर में अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो लगेगा कि एनवायरनमेंट पर भी फोकस रखा गया है और अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा दिया गया है। जो इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसकी शुरुआत हुई है, जो जिसका शिलान्यास हुआ, जिसकी शुरुआत जल्द होगी, उसमें एनिमल अंडरपासेस बनाए गए हैं। फॉरेस्ट कवर जो होता है दिल्ली से देहरादून तक के जो इकोनॉमिक कॉरिडोर के अंदर, तो वहाँ फॉरेस्ट कवर को टच ना करते हुए, इंटैक्ट रखते हुए अंडरपासेस डेवलप किए हैं जिससे कि फॉरेस्ट कवर को छेड़छाड़ नहीं की गई है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज जाता है दुनिया भर को भी कि हम अपने पहाड़ी इलाकों में डेवलपमेंट भी कर रहे हैं और पर्यावरण को संरक्षित रखते हुए हम आगे भी बढ़ रहे हैं। तो जो इंटरनेशनल प्रधानमंत्री के कमिटमेंट्स हैं कि हम एनवायरनमेंट के प्रति अपनी कमिटमेंट दिखा रहे हैं, वो एक तरह से इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में भी दिखाई दे रहा है। दूसरा, जैसा कि अभी प्रधानमंत्री ने बात की, जो 4 धाम की जो यात्रा है, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, तो यहाँ पर ऑल वेदर रोड्स की शुरुआत की जा रही है। दूसरा, लैंडस्लाइड यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है उत्तराखंड के अंदर। तो अब जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत यहाँ पर हो रही है वो इस बात को इंश्योर करेगा कि लैंडस्लाइड्स पर लगाम लगती हुई दिखाई दे, ना के बराबर लैंडस्लाइड्स हो, और अगर लैंडस्लाइड्स का इम्पैक्ट आता है तो कैसे जल्द से जल्द रिस्टोरेशन किया जा सके, इस बात पर फोकस रखा जा रहा है। उससे मुतालिक जो प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत हुई है। तो प्राइमरीली आप कह सकते हैं कि यहाँ पे जो हाइड्रो पावर है 120 मेगावाट का, वो भी अब आपको यहाँ पर शुरुआत होता हुआ दिखाई देगी। तो ये जो फोकस है बिजली की निर्माण करना, बिजली को मैन्युफैक्चर करना, वो कोल बेस नहीं होगा, वो हाइड्रो पावर बेस पर रखा जा रहा है। तो पहाड़ों में हम जानते हैं कि पानी का बेहतर यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सके और कैसे हाइड्रो पावर के माध्यम से हम लोग बिजली का उत्पन्न कर सके। तो 120 मेगावाट की जो बिजली है वो यहाँ पर उत्तराखंड वासियों को मिलती हुई दिखाई देगी। तो प्राइमरी आप देखेंगे तमाम जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके कोर में आप देखेंगे एनवायरनमेंट और इकोनॉमी एक साथ जाते हुए तो देहरादून को प्राइमरली स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करना, कई इंटरनेशनल जो देश के जो देखेंगे उस कदम ताल करते हुए देहरादून का भी विकास होता हुआ दिखाई देगा। इसमें ट्रैफिक मैनेजमेंट आता है, बच्चों के लिए स्पेशल पेडेस्ट्रियन रोड आते हैं ताकि बच्चे जब स्कूल जाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जाएं तो वहां पर उनके लिए स्पेशल लेनिंग हो, बैठने की जगह हो। तो उस तरह से देहरादून को विकसित किया जा रहा है। बिल्कुल अरुण, ये कहा जा सकता है कि देहरादून में जो इन परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, उद्घाटन किया गया, इससे वहां विकास की जो लहर है वो जरूर बहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन गृह मंत्री आज जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्र का विजिट करेंगे। गृह मंत्री आज BSF के जवानों के साथ रात बिताएंगे। राजधानी दिल्ली के बजाय BSF पहली बार सरहद पर अपना स्थापना दिवस मना रहा है। इसके साथ ही ऐसा पहली बार होगा कि देश का कोई गृह मंत्री पाकिस्तान की सीमा से चंद मीटर की दूरी पर रात जवानों के साथ
बिताएंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। गृह मंत्री सबसे पहले तनोट माता मंदिर में दर्शन करेंगे। उसके बाद वो रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे और सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे। गृह मंत्री रात में रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर ही जवानों के साथ संवाद और भोजन करेंगे। जैसलमेर के तनोट माता मंदिर का आजाद भारत के युद्ध इतिहास में अहम स्थान है। 1965 और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की जबरदस्त बमबारी के बावजूद ये मंदिर न सिर्फ आज भी खड़ा है बल्कि भारत की जीत का गवाह भी है। बीएसएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर अपने जैसलमेर दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर में पूजा का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल के जवानों के जिम्मे है। इस मौके पर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने खास बात की कमांडेंट कुलवंत शर्मा से। मैं इस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर के नजदीक तनोट माता के मंदिर में हूँ। तनोट कभी भाटी राजाओं की राजधानी होती थी। इस मंदिर का अपना एक इतिहास है, खास तौर से 65 और 71 की लड़ाई के साथ। गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं, उनके लिए मंदिर को खास तौर से तैयार किया गया है। वो बीएसएफ के रेजिंग डे में यहाँ पर पार्टिसिपेट करेंगे। मेरे साथ हैं यहाँ के कमांडेंट कुलवंत शर्मा जी। एक फौजी के नाते तनोट माता का मंदिर कितनी अहमियत रखता है? एक फौजी के नाते देखा जाए या एक सीमा प्रहरी के नाते देखा जाए तो तनोट माता का मंदिर हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। और जिस हिसाब से 1965 और 1971 के युद्धों में इस मंदिर की भूमिका रही है, एक डिवाइन पावर जिसने हमारा साथ दिया है। और आज भी जब हम बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय रहते हैं तो एक एहसास रहता है कि माता हमारे साथ है। 65 की लड़ाई में और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान ने यहाँ पर बम बरसाए, गोले बरसाए, लेकिन मंदिर को कुछ भी हानि नहीं हुई और वो कुछ यहाँ पर डिस्प्ले भी किए गए हैं। तो वो आपको कितनी प्रेरणा देता है? 65 की लड़ाई के अंदर जहाँ दुश्मन देश दोनों फ्लैंक से थोड़ा आगे बढ़ गया था, परंतु ये जो पर्टिकुलर सीमा चौकी थी अपनी तनोट, इसके ऊपर वो कब्जा जमाने में असफल रहा। और ऐसा कहा जाता है कि इस प्रांगण के अंदर जितने भी बम दुश्मन देश ने गिराए वो फटे नहीं, और जिसको एक माता की देवीय कृपा माना गया। एक समय ऐसा भी आया जब इस पोस्ट के ऊपर राशन की कमी हुई और उन्होंने राशन के लिए सिग्नल दिया, तो कहा जाता है कि पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर ये समझ करके कि यहाँ उसके ट्रूप्स बैठे हैं, यहाँ टैंक राशन गिरा के चला गया था। गृह मंत्री आ रहे हैं, उसके लिए क्या खास तैयारी, क्योंकि वो यहाँ पर पूजा भी करने वाले हैं, दर्शन भी करने वाले हैं? गृह मंत्री आ रहे हैं और सबसे पहली बात तो ये जवानों के जोश के लिए एक बहुत का मनोबल बढ़ाने वाली, जोश बढ़ाने वाली बात है, क्योंकि वो सीमा पर माता के दर्शन तो करेंगे, साथ में जवानों से भी मिलेंगे। उनके लिए जो एक तयशुदा कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के तहत कार्यवाही की जाएगी। 1971 की लड़ाई के बाद विजय दिवस के रूप में या विजय स्तंभ के रूप में यहाँ पर एक विक्ट्री पिलर बनाया गया है, वहाँ वो रीत भी चढ़ाएंगे। ये कार्यक्रम रहेगा। तो जैसे कि आपने सुना, गृह मंत्री का जो टूर है वो यहाँ के जवानों के लिए और अफसरान के लिए एक मोराल बूस्टर का काम करेगा। और आइए इस बारे में बात करते हैं अपनी संवाददाता विशाल बैरिस्टो से, जो इस वक्त तनोट माता मंदिर में मौजूद हैं। विशाल, जैसे कि अभी हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर जैसलमेर पहुंच रहे हैं और वहां तनोट माता मंदिर का दौरा करेंगे, वहां पूजा अर्चना भी करेंगे। तो इतिहास के लिए अगर हम बात करें तो इतिहास में इस मंदिर की अपनी एक अलग स्थान बताया जा रहा है। तो फिलहाल अगर हम इसी मंदिर की बात करें तो किस तरह की तैयारियां हो रही हैं? रेशमा, ये पहली बार है बीएसएफ के इतिहास में 56 सालों में गृह मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं और रेजिंग डे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहली बार होगा जब बीएसएफ का जो स्थापना दिवस है वो दिल्ली के बाहर मनाया जा रहा है। और बाहर की जब हम बात करते हैं तो जैसलमेर सबसे बड़ा बीएसएफ का बेस है, फौज का बेस है, जहां तक हम वेस्टर्न सेक्टर की बात करते हैं तो। और जो तनोट माता मंदिर है, तनोट भाटी राजाओं की राजधानी होता था, अब ये आजाद भारत का हिस्सा है। और यहाँ पर 65 और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान की तरफ से जबरदस्त बमबारी की गई। 2 बार पाकिस्तान ने कोशिश की। 65 की लड़ाई में पाकिस्तान ने मुंह की खाई और 71 की लड़ाई में तो हमने देखा कि डिसाइसिव वॉर था और बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बन गया 71 की लड़ाई में भारत की जबरदस्त जीत के बाद। और दोनों ही लड़ाइयों के अंदर पाकिस्तान ने यहाँ पर बम बरसाए, लेकिन मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ। तो उसी की याद में यहाँ जो बम गिरे वो फटे भी नहीं काफी, तो कुछ शेल्स यहाँ पर डिस्प्ले किए गए हैं। और
बीएसएफ इसको इस तरह से मनाता है कि माता की वजह से न सिर्फ भारत की फतेह हुई, हिंदुस्तान की फतेह हुई, बल्कि यहाँ के जवानों का और अफसरानों का मनोबल भी बहुत ऊंचा रहता है। और ऐसा लगता है उनको कि कोई निगहबान है, हमारा आसमानी निगहबान है, जो हमारी यहाँ हिफाजत करता है दुश्मन के नापाक इरादों से। और यहाँ पर बीएसएफ जो मंदिर है उसमें बीएसएफ के जवान ही पूजा करते हैं। रोज सुबह और शाम पूजा होती है, वो बीएसएफ के लोग ही करते हैं। और आसपास के जो गांव वाले हैं उसमें यहाँ पर आते हैं पूजा के अंदर। गृह मंत्री का हेलीकॉप्टर यहाँ पहुंच चुका है और कुछ ही देर में गृह मंत्री अमित शाह, जिनकी अगवानी कर रहे हैं डीजी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह, उनके साथ कुछ मंत्री भी हैं जिसमें काबीना मंत्री जल शक्ति गजेंद्र सिंह शेखावत, वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले माता के दर्शन करेंगे, यहाँ पर पूजा होगी और उसके बाद वो बीओपी, जिसको बॉर्डर आउटपोस्ट कहते हैं, रोहताश, वहां पर वो जाएंगे। वहां पर बीएसएफ के जवानों के साथ, अफसरानों के साथ संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, उनके एक्सपीरियंसेस को जानेंगे और एक तरह से उनके मोराल के लिए बहुत बड़ा बूस्टअप होगा कि वो मिनिस्ट्री सरहद पर जाकर उनसे बातचीत कर रहे हैं। बिल्कुल कह सकते हैं कि जवानों के लिए, बिल्कुल जवानों के लिए आज का दिन काफी हौसलामंद साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए। गृह मंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीएसएफ ने काफी तैयारियां की हैं। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर की गई तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने बात की बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह से। गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं और इस बीच वो बीएसएफ के अफसरान और जवान के साथ खास वक्त बिताएंगे बॉर्डर के ऊपर। हमारे साथ है बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या खास तैयारी की गई है गृह मंत्री के इस विजिट को लेकर? देखिए, पहली बार बीएसएफ का रेजिंग डे दिल्ली के बाहर यहाँ राजस्थान के जैसलमेर प्रदेश में किया जा रहा है और उसके लिए पूरे बीएसएफ की सारी परेड के कंटिजेंट्स हैं, हमारे कैमल कंटिजेंट हैं, हमारे श्वान का कंटिजेंट है, अलग अलग विभाग जो हैं उनके अलग अलग टैब्ल्यूज हैं, चाहे रेडियो कम्युनिकेशन हो या हमारा जो एडवेंचर ट्रेनिंग का जो एक यूनिट है, उस सब के टैब्ल्यूज वगैरह सब लाए गए हैं ताकि जैसलमेर और राजस्थान की जनता को एक बताया जाए कि किस प्रकार का एक बहुत ही अच्छा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बीएसएफ और 1965 से लेकर आज तक किस प्रकार से बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से अपने बॉर्डर की सुरक्षा में लगा हुआ है। जो गृह मंत्री का विजिट होगा उससे बीएसएफ के मोराल को कितना बूस्टअप मिलेगा? तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जब गृह मंत्री जैसे उच्च व्यक्ति हमारे बॉर्डर आउटपोस्ट पे आएंगे और ये परेड देखने आएंगे तो मेरे ख्याल से सिपाहियों को मोराल बहुत ही ऊंचा होगा और उनका जो उत्साहवर्धन है वो बहुत ही उच्च कोटि का होगा, क्योंकि एक इतना ही उच्च पदस्थ अधिकारी जब आएगा और उनके वाकफियत से, उनकी वास्तविकता से जब अवगत होगा तो न केवल उनकी परेशानी और जो कुछ चीज़ें उनको आवश्यकता है बल्कि उसमें और सुधार और पैनापन और आ जाएगा मेरे ख्याल से समय रहते। तो इसलिए इतने बड़े उच्चाधिकारी का और हमारे लोगों से आकर के परेड को देखना और बॉर्डर पे जाना मेरे ख्याल से मोराल के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये थे डीजी पंकज कुमार सिंह, जिनका ये कहना है कि जो होम मिनिस्टर का विजिट है उससे बीएसएफ का मोराल हाई होगा। कैमरामैन मूर्ति के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, टीडी न्यूज़, जैसलमेर। और इस वक्त हमारे साथ रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट से सुधाकर भी जुड़ गए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सुधाकर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर के अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं और बीएसएफ के जवानों के साथ वो संवाद भी करेंगे और संबोधन भी करेंगे, तो कितना खास रहेगा बीएसएफ के लिए आज का दिन? देखिए, बहुत खास है और बहुत महत्वपूर्ण भी है। रेशमा, हम इस वक्त रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर हैं और इस पोस्ट के बारे में बताऊं तो यहाँ से चंद मीटर की दूरी पर जो पाकिस्तान की सीमा है वो लगती है और ऐसा पहली बार होगा जब देश के कोई गृह मंत्री पाकिस्तान की सीमा से चंद मीटर की दूरी पर रात में बिताएंगे और मकसद यही है, न सिर्फ जवानों का हौसला बढ़ाना बल्कि किन मुश्किल परिस्थितियों में जवान यहाँ काम करते हैं उसको देखना, महसूस करना, उनके मुद्दों को, समस्याओं को सुनना और उसको कैसे हल करने के लिए तेजी से आगे बढ़ा जा सकता है उसको देखना। अगर बीते 7 वर्ष देखें तो खास तौर से आंतरिक सुरक्षा के मोर्चे पर भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण कामयाबी के वर्ष रहे हैं और भारत एक तरह से आंतरिक सुरक्षा की स्थिति को काफ़ी मजबूत भारत ने किया है और सीमा सुरक्षा की जब बात आती है तो बीएसएफ के भरोसे एक तरह से देश लगातार आगे बढ़ रहा है, देश के लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ जो तैयारियां लगातार चल रही है, एक पोस्टर भी लगाया गया है गृह मंत्री के स्वागत में। जो सीमा चौकी है रोहतास है और रोहतास
खास तौर से ये नाम भी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 108 बटालियन के जवान रोहितास उनकी मौत हो गई थी, उन्होंने अपनी शहादत दी थी पुलवामा में। कभी वो बटालियन यहाँ तैनात था तो उनके नाम पर बस चौकी का नाम रोहितास रखा गया है। और गृह मंत्री सिर्फ यहाँ रात नहीं बिताने वाले हैं, वो जवानों के साथ संवाद करने वाले हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं, उनके साथ वो बड़ा खाना जिसे कहते हैं उसके साथ एक तरह से डिनर करेंगे, रात का खाना भी खाएंगे। तो बिल्कुल हर तरह की चीजें सुधाकर, जिन आधुनिक चीजों का आप इस्तेमाल अपनी कर रही नजर है, बनाए रखें इस सीमा खबर की, पर और आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और तमाम मालूमात आपसे लेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दें, नमस्कार। बाढ़ ने मचाई तबाही, गांव में तहस नहस। पहल करो, शुरुआत करो, जब करो तो पक्की बात करो। जब पैर तले से दिन गुजरे, सर के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? तू है हंसी, एक तुम्हारे लिए तू है खुशी, और दूसरी सबके लिए। तू है माँ, तू है साइकिल प्योर अगरबत्तीज। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लाया है लोन उत्सव। आइए, होम लोन सिर्फ 6.40 के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर विद 0 प्रोसेसिंग चार्जेस। SMS यू लोन टू 56161 और गिव अ मिस्ड कॉल टू 96193 333333। नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूरा इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदिया, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite. For technical details, scan here. Switch to DD India now. हर दिन हर पल बनती खबरें, बदलती दुनिया, हम लेकर आते हैं आपके लिए बड़ी खबरें, संपूर्ण कवरेज ताकि आप रहें खबरों के बीच हमारे साथ। मिड डे प्राइम हिंदी सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink
in all Southeast Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Central Asian countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा, केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। कहा, डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड में बह रही है विकास की गंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर। राजधानी दिल्ली के बजाय सरहद पर मनाया जा रहा है पहली बार बीएसएफ की स्थापना दिवस। गृह मंत्री तनोट माता के मंदिर के दर्शन के बाद बीएसएफ जवानों के साथ करेंगे संवाद। चक्रवात जवाद के कारण आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने कहा, कल दोपहर पुरी पहुंचने के साथ कमजोर होकर डीप डिप्रेशन के रूप में बदलेगा चक्रवात। और आइए इस वक्त आपको सीधे लिए चलते हैं जैसलमेर, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं मंदिर में, तनोट माता के मंदिर में। और आइए इस बारे में अपने संवाददाता विशाल से बात करते हैं, उनसे जुड़ते हैं। विशाल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं और इस वक्त हम जैसे कि देख रहे हैं कि तनोट माता मंदिर में पहुंच चुके हैं गृह मंत्री। तो किस तरह की तैयारियां की गई हैं और खासतौर पर जैसे कि अभी हमने जाना कि जवानों के ही जिम्मे है इस वक्त पूजा अर्चना। बिल्कुल ठीक कहा आपने, गृह मंत्री इस वक्त पहुंच चुके हैं। उनकी अगवानी कर रहे हैं डीजी बीएसएफ पंकज कुमार सिंह और उनको दिखाया जा रहा है 65 और 71 की लड़ाई के कुछ तस्वीरें और जो शेल्स और बॉम्ब गिराए गए थे पाकिस्तान की तरफ से जो फटे नहीं। मंदिर का इतिहास बताता है कि इतनी जबरदस्त बमबारी के बावजूद मंदिर को कोई भी हानि नहीं हुई और यही वजह है कि बीएसएफ के जवान यहाँ पर पूजा करते हैं और उनका कहना है कि देवी की वजह से ही और दुश्मन की कोई बमबारी उन पर मंदिर पर असर नहीं डाल पाई और देवी की वजह से ही उनको लगता है कि उनका कोई खैर ख्वाह है, यहाँ पर उनका डिवाइन हेल्प मिल रही है, कोई आसमानी मदद मिल रही है, देवीय शक्ति का वो एहसास करते हैं। और इस वक्त अमित शाह जी पहुंच चुके हैं मंदिर प्रांगण के अंदर और अब कुछ ही देर में वो पूजा में भाग लेने वाले हैं। और ये एक खास मौका है बीएसएफ के लिए क्योंकि बीएसएफ आता है होम मिनिस्ट्री के अंदर जिसको लीड कर रहे हैं अमित शाह होम मिनिस्टर, और इसलिए उनका जो मनोबल है वो बहुत ऊंचा है।
सीमा पर जवान जब अकेला सरहदों की हिफाजत करता है तो अपने आप को अकेला महसूस करता है। ऐसे में जब होम मिनिस्टर उनके साथ होंगे तो एक अलग ही मौका होगा और उनका मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल विशाल, ऐसा पहली बार है कि जब देश का कोई गृह मंत्री पाकिस्तान की सीमा के करीब जवानों के साथ संवाद करने के लिए पहुंचे हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि उनके साथ रात में रुककर उनकी जो परेशानियां हैं या फिर उनके जो भी उनके विचार हैं वो उनके साथ साझा करेंगे। बिल्कुल ठीक कहा रेशमा आपने, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है सीमा सुरक्षा बल, उसका 56 साल का इतिहास है और इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब स्थापना दिवस की परेड दिल्ली में ना होकर जैसलमेर में हो रही है। जैसलमेर ने पाकिस्तान के साथ दो लड़ाइयों को देखा है, उसका गवाह रहा है। खासतौर से 65 और 71 की जो लड़ाई हुई है उसके अंदर बहुत बड़ी भूमिका रही है। बीएसएफ के पास करीब 6000 किलोमीटर का इलाका। विश्व कल्याण श्री मातेश्वरी तनोट राय प्रांगणे पूजा कश्यामी विनियोग में नव नमानि पर पुष्प लेके हरि ओम खड्गं चतुलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदर प्रासे नंद मंद गंध लुब्ध मधुवालोल कंडातलम दंतागाद विदारितारि रुधिरे सिंदूर शोभाकर वंदे शैलसुतासुतम् गणपति सिद्धिपति कामदम् ओम गणानं त्वः गणपति गुंगवामहे प्रियणं त्वः प्रियपति गुंगवामहे निधिनं त्वः निधिपति गुंगवामहे वास्वमम् अहम जानी गर्भदम्मा त्वां जाति गर्भदम्मा ओम समुख चेगलंतचे कपिलो गजगन का लंबोदर छे विक्तो विघ्ननाशो विनायका ध्रुम केतु गणदक्षो बाल चंद्रो गजा द्वादश सर्वे पापिन मुक्ति सर्व सिद्धि फलो वेद हरि ओम एके पुरखा मध्यो मध्योपटिशा हरि ओम सिंह सासति ते करा मरकत पखेत विरभुजे संगम चक्रु श्राद्ध दति नेत्रे टीवी शोभिता अमुक्तांग धार कंकरन कृण्णपुरा दुर्गा दुर्गतिहानि भवतो रत्नो दस्त कुंडला ओम खड्गम चक्र गदेचु चप्पाल गजासूलम बसुंडिम शिरः संगम सदधिकरिस्तिनानं सर्वांग भूषाविता नीला समदुति मासे पादस्काम सेवे महाकालिकाम जम सतोहर कमल जो हंतो मधुकर ओम सती साहिबा प्रीता भवानी वामोचनी आर्या दुर्गा जाया चादा त्रिनेता सुलदानी पिनाक दारिद्रघंटा महातापा मनो बुद्धि हमकारा चित रूपा चिंता ओम ज्ञानी नाम तामसी देवी भगवती सा बल द्वाय केशा मोह मायापति दुर्गे स्मृता हर्षि भीम से दंतो ओम चंद्र तो खत्म होने के बाद करोगे तो फायदा क्या ना, थोड़ा शिफ्ट करना है, थोड़ा सा शिफ्ट कर लीजिए। हरि ओम रूपम देखो तो सिद्धम मंगल मध्य काले सर्वकार पुरस्कार सिद्धम मध्य ही बोली मातेश्वरी तनोटराय की जय भद्र भगवान की जय। ये जो पीछे दोनों साइडों में ये अपना माता की आवत सबसे पुरानी शिला यही बनी 1965 में जब 3000 बोले गए थे लगभग उस समय यही शिला थी जो माता जी की कृपा से कोई भी गोला विस्फोट नहीं किया। उस समय प्रतिमा नहीं थी, मात्र ये शिला थी। तनोट माता जी यहाँ शिला रूप में विराजमान है। ये आवर्त कालिका हिंगलाज माता जी की बाकी महामाई आपकी तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त जैसलमेर के तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना कर रहे थे और इस वक्त हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं विशाल बैरिस्टो। विशाल, एक बार फिर आपसे जुड़ते हैं और जानना चाहेंगे इसी मंदिर के बारे में। जैसे कि अभी हमने देखा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की है और इस मंदिर का पूरी तरह से मुआयना भी कर रहे थे। जी रेशमा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मंदिर है इसकी खास अहमियत है, खासतौर से वेस्टर्न सेक्टर के ऊपर, क्योंकि बीएसएफ के पास यूं तो 6000 किलोमीटर के करीब का इलाका है ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में। ईस्टर्न में आता है बांग्लादेश का इलाका और वेस्ट में राजस्थान, गुजरात से लेकर ऊपर कश्मीर तक। लेकिन अगर हम राजस्थान की बात करें तो करीब 1100 किलोमीटर का इलाका पाकिस्तान के साथ लगता है और ऐसे में यहाँ पर जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत मुश्किल होती हैं। गर्मियों में बहुत जबरदस्त गर्मी पड़ती है और सर्दियों में रातें, क्योंकि रेगिस्तान है, जो सैंड है वो बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है, तो बहुत टफ कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशंस में विष्णु संकाशतो विष्णु सूर्यसि विष्णु द्रोमसि वैष्णवमसि वैष्णव देदा सर्वं पुरकाल सुष्टमा सतमान मंत्रस्य मेरु विष्णु सूत्रम विनियोग में नमो नमः।
विशाल से एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। विशाल, जैसे कि हम ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जैसलमेर के तनोट माता मंदिर की, मुआयना कर रहे हैं मंदिर का, और कुछ तस्वीरें भी देख रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। हाँ रेशमा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर मंदिर नहीं, मंदिर के साथ साथ ये एक जीती जाती गवाही है उस मौके की जब 65 और 71 के अंदर दुश्मन ने यहाँ पर बम बरसाए। और यहाँ पर उन तस्वीरों के जरिए बताया गया है, एक तरह से एक म्यूजियम बनाया गया है यहाँ पर, कि किस तरह से पाकिस्तान अपनी पूरी ताकत के साथ न सिर्फ एक बार बल्कि दो बार इस इलाके पर कब्जा करने की कोशिश करी और 2 फ्लैंक से वो आगे बढ़ चुका था। और यहाँ पर बीएसएफ के जो नंबर्स थे वो कम थे, बावजूद इसके 65 और 71 की लड़ाई में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। और वही सब यहाँ पर डिस्प्ले किया गया है। यहाँ पर वो लोग भी हैं जिन्होंने, उनकी तस्वीर भी लगी है, जिन्होंने उस वक्त लड़ाई में हिस्सा लिया और आज भी वो उस लड़ाई के अंदर भारतीय फौजों का और सीमा सुरक्षा बल की जो शौर्य था उसके गवाह हैं वो। और यहाँ पर वो जो बम नहीं फटे थे उसको भी डिस्प्ले पे यहाँ पर रखा गया है, ताकि जो भी लोग यहाँ पर आते हैं वो देखें कि किस तरह से पाकिस्तान ने मौके का नाजायज फायदा उठाते हुए कोशिश करी 65 की हार का बदला लेने के लिए 71 में उसने फिर से हमला किया और दोनों ही बार उसको हार का मुंह देखना पड़ा। और यहाँ पर मान्यता है कि तनोट माता की वजह से पाकिस्तान अब के मंसूबे कामयाब नहीं हुए और दोनों ही लड़ाइयों में पाकिस्तान को हार का मुंह देखना पड़ा। और आइए, अभी हम देख रहे थे कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर के 2 दिन के दिवसीय दौरे पर इस वक्त जैसलमेर में मौजूद थे और तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना की, वहां उन्होंने दर्शन किए और जो वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान थे उनके साथ वो रहे। और ख़ास तौर से बड़ी बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ है जब देश का कोई गृह मंत्री पाकिस्तान के सीमा के करीब जवानों के साथ आज की रात गुजारेगा, उनसे संवाद करेंगे। एक बार फिर से आइए जुड़ते हैं विशाल के साथ। विशाल, एक बार फिर से आपसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त जैसे कि हम देख रहे हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर में मौजूद हैं और उन्होंने अभी तनोट माता मंदिर में पूजा अर्चना की, वहां उन्होंने दर्शन भी किए। जी रेशमा, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, जैसलमेर गंवा रहा है 2 जबरदस्त लड़ाइयों का पाकिस्तान के साथ, 65 और 71। और ये जो तनोट माता का मंदिर है, तनोट भाटी राजाओं की राजधानी होती थी और यहाँ पर ये मंदिर पहले से बना हुआ है, लेकिन इसकी मान्यता और इतिहास में बड़ा नाम तब जुड़ गया जब 65 और 71 दोनों ही लड़ाइयों में पाकिस्तान ने इस इलाके पर जबरदस्त बमबारी करी। लेकिन बमबारी के बावजूद इस मंदिर को कुछ भी हानि नहीं हुई, क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। काफी ज्यादा बम गिराए गए लेकिन वो फटे नहीं। उनमें से कुछ बमों और शेल्स को यहाँ पर डिस्प्ले किया गया, जिसको आज गृह मंत्री अमित शाह ने देखा। उनके साथ काबीना मंत्री, जल शक्ति मंत्री थे, डीजी बीएसएफ उनकी अगवानी कर रहे थे और बीएसएफ के तमाम अफसरान भी थे। और ये जो मंदिर है इसकी खास अहमियत ये है कि यहाँ पर बीएसएफ के लोगों का मानना है कि मंदिर की वजह से ना सिर्फ ये देवी के मौजूदगी की वजह से ना सिर्फ ये मंदिर बचा बल्कि आसपास के लोगों को भी नुकसान नहीं हुआ। इतनी जबरदस्त बमबारी के बावजूद ये इलाका पाकिस्तान के कब्जे से बचा रहा। 65 की लड़ाई पे जो पाकिस्तान की हार हुई थी उसने उसका बदला लेने के लिए 71 में हमला किया, लेकिन 71 का पूरा दुनिया गवाह है कि किस तरह से वो एक डिसाइसिव विक्ट्री थी। और 71 की लड़ाई ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और 71 की लड़ाई में बांग्लादेश एक आजाद मुल्क बन के दुनिया के सामने आया। तो दोनों ही लड़ाइयों का इसने बमबारी झेली है, लेकिन बावजूद इसके इस मंदिर को कोई हानि नहीं हुई। और मान्यता है कि देवी की दैविक शक्ति की वजह से पूरे इलाका जो है वो सुरक्षित रहा और उसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। और ये आपने ठीक बताया कि पहली बार गृह मंत्री न सिर्फ यहाँ पर सरहदी इलाकों में बीओपी पर जाके जवानों से मिलेंगे, उनसे मुखातिब होंगे, उनका हालचाल जानेंगे, क्योंकि यहाँ पर बहुत टफ वेदर कंडीशंस हैं। पारा गर्मियों के अंदर 55 के पार चला जाता है, जो कि एक आम इंसान उसको झेल नहीं सकता। गर्मियां इतनी जबरदस्त गर्मी होती है क्योंकि ये रेगिस्तानी इलाका है, मिट्टी बहुत तेज गर्म हो जाती है और रातें उतनी ही ठंडी होती हैं। तो सर्दियों के अंदर जबरदस्त टेम्परेचर गिरता है, गर्मियों में हाई रहता है। ऐसे टफ कंडीशंस के अंदर हमारे जवान सरहदों की हिफाजत करते हैं। और राजस्थान का ये जो इलाका है बीएसएफ के अंदर आता है, 6000 किलोमीटर का इलाका ईस्टर्न और वेस्टर्न सेक्टर में।
जो राजस्थान का इलाका है वो पाकिस्तान के साथ 1100 किलोमीटर के करीब अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। और ये जो इलाका यहाँ पर पेट्रोलिंग होती है, पहले ऊंटों से होती थी, आज भी ऊंट बीएसएफ के साथी हैं। और इसके अलावा अब सैंड स्कूटर्स आ गए हैं, टेक्नोलॉजी भी आ गई है, लेकिन जो मैन पावर है, जो इंसान की जो काबिलियत है, उस पर पूरी तरह से हमारा देश निर्भर करता है, क्योंकि बीएसएफ हमारी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। और जैसलमेर का ये इलाका बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक बात करी है इस मंदिर की, तो अब ये मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है कि देवी की वजह से न सिर्फ मंदिर को हानि नहीं हुई, क्योंकि बम जबरदस्त बरसाए जा रहे थे, लेकिन पूरे इलाके को भी नुकसान नहीं हुआ। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक बहुत दंत कथा जुड़ गई है, दंत कथा तो नहीं कहेंगे, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि जहां पर राशन की कमी हो गई थी 71 वॉर के टाइम, और यहाँ से मैसेज भेजा गया, एक सिग्नल दिया जाता है, खुफिया सिग्नल होता है, पाकिस्तान ने उसको मिसरीड किया और उसको लगा कि हमारे इलाके में कुछ कमी हो गई है, और उन्होंने राशन पैराड्रॉप कर दिया यहाँ पर। तो ये माना जाता है कि ये सिर्फ एक दैविक शक्ति की वजह से हुआ कि दुश्मन कंफ्यूज हुआ, और हमारे को जिस चीज की कमी थी वो भी दुश्मन ने पूरी की। तो इस वजह से इस मंदिर की बहुत ज्यादा मान्यता है। और चूंकि ये मंदिर बीएसएफ के इलाके में है, इसलिए यहाँ पर पूजा सुबह और शाम बीएसएफ के जवान करते हैं। जो पंडित होते हैं वो भी बीएसएफ के होते हैं, जो जवान होते हैं वो भी बीएसएफ के होते हैं, और वो पूरी तरह से इस पूरे धार्मिक अनुष्ठान करते हुए अपनी पूजा अर्चना करते हैं। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए ये मंदिर काफ़ी अहमियत रखता है, और ख़ास तौर से जो जवान हैं वही इसकी यहाँ आकर पूजा अर्चना ज़्यादा करते हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के लिए कितना ख़ास हो जाता है आज का दिन, क्योंकि आज केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ मौजूद हैं। देखिए रेशमा, जब हम बीएसएफ की बात करते हैं, बीएसएफ का मतलब होता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, हम सब जानते हैं। और सीमा पर एक अकेला सीमा प्रहरी अपने परिवार से दूर डिफिकल्ट कंडीशंस के अंदर वो हमारी सरहदों की हिफाजत करता है। ऐसे में जब आपके महकमे का हेड यानी कि गृह मंत्री, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आता है होम मिनिस्ट्री के तहत, जब वो उनके साथ मौजूद रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनका मोराल बहुत ज्यादा बढ़ेगा। और बिल्कुल, जवानों का जो मोराल है, जो उनके अंदर हौसला आज के दिन मिलेगा, यकीनन वो काबिल तारीफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम जानकारी के लिए विशाल बैरिस्टो। तो ये हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो जो इस वक्त पूरी जानकारी हमें दे रहे थे जैसलमेर से। फिलहाल बुलेटिन की जानिब लौटते हैं और अगली खबर पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की सहारनपुर के हलगोवा से हरिद्वार के भद्राबाद को जोड़ने वाली ग्रीनफील्ड संरेखन परियोजना, 1,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली मनोहरपुर से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड परियोजना, लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देहरादून पोंटा साहिब सड़क परियोजना, लक्ष्मण झूले के निकट गंगा नदी पर एक पुल की आधारशिला भी रखी गई। प्रधानमंत्री ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून की आधारशिला भी रखी। साथ ही देहरादून में 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जलापूर्ति, सड़क और जल निकासी व्यवस्था के विकास से संबंधित परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने श्री बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इसके साथ ही हरिद्वार में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नया चिकित्सा महाविद्यालय भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा 7 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन्हें तेजी से जमीन पर उतार रही है। सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक
परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा कि जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वे आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कैसे विकास की गंगा बहा रही है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बीते वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अनेक जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार आज ये दिन आया है। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अनुमति दी, नमस्कार। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। ब्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा? सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख। वाओ, लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 सेक राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। ते पंडितास्तत् सतां स्थानमाहुः। तेलंगाना राज्यस्य महान् विभूतिरूपः महामहोपाध्यायः श्रीभाष्यं विजयसारथिः वस्तुतः अस्ति भारत राष्ट्रश्रीः। संस्कृत भाषा है, लेकिन उसका विशेषता है कि उसको पढ़ने से, सुनने से और समझने से स्वयं उस प्रोसेस में बहुत आनंद आता है, ज्ञान होता है। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, फूल खिले तो दिल मुरझाए। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लाया है लोन उत्सव। आइए, होम लोन सिर्फ 6.40 के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर विद 0 प्रोसेसिंग चार्जेस। SMS YOLO to 56161 और गिव अ मिस्ड कॉल टू 9619333333। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए,
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। होंगे बच्चे स्वस्थ, भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में करीब 18,000 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार उत्तराखंड के विकास के लिए है प्रतिबद्ध। कहा, डबल इंजन की सरकार से उत्तराखंड में बह रही है विकास की गंगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर। गृह मंत्री ने तनोट माता मंदिर में की पूजा अर्चना। अमित शाह आज सीमावर्ती आउटपोस्ट पर बीएसएफ जवानों के साथ बिताएंगे रात। बीएसएफ राजधानी दिल्ली की बजाय सरहद पर पहली बार मना रहा है अपना स्थापना दिवस। चक्रवात जवाद के कारण आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय जिलों में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग ने कहा, कल दोपहर पूरी पहुंचने के साथ कमजोर होकर डीप डिप्रेशन के रूप में बदलेगा चक्रवात। और मुंबई टेस्ट में भारत की पकड़ हुई मजबूत। न्यूजीलैंड को पहली पारी में 62 रन पर समेटा। इससे पहले कीवी गेंदबाज एजाज पटेल ने रचा इतिहास, एक पारी में झटके 10 विकेट। नमस्कार, हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रेशमा। आइए अब विस्तार से खबरों पर नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज देहरादून में करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत से 18 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इसमें ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे जंक्शन से देहरादून तक दिल्ली देहरादून आर्थिक गलियारा शामिल है। इसके अलावा 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की सहारनपुर के हलगोवा से हरिद्वार के भद्राबाद को जोड़ने वाली ग्रीन फील्ड संरेखन परियोजना, 1,600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाली मनोहरपुर से कांगड़ी तक हरिद्वार रिंग रोड परियोजना, लगभग 1,700 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली देहरादून पोंटा साहिब सड़क परियोजना, लक्ष्मण झूले के निकट गंगा नदी पर एक पुल की आधारशिला भी रखी गई। प्रधानमंत्री ने चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट देहरादून की आधारशिला भी रखी। साथ ही देहरादून में 700 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से जलापूर्ति, सड़क और जल निकासी व्यवस्था के विकास से संबंधित परियोजनाओं का भी शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने श्री बद्रीनाथ धाम और गंगोत्री यमुनोत्री धाम में बुनियादी ढांचे के विकास कार्यों की आधारशिला रखी। इसके साथ ही हरिद्वार में 500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से नया चिकित्सा महाविद्यालय भी बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने इसके अलावा 7 परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 5 वर्षों में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इन्हें तेजी से जमीन पर उतार रही है। सिर्फ बीते 5 वर्षों में उत्तराखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। यहां की सरकार इनको तेजी से जमीन पर उतार रही है। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज
18,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में एक अहम भूमिका निभाएंगी। उन्होंने कहा, जो लोग पूछते हैं कि डबल इंजन की सरकार का फायदा क्या है, वो आज देख सकते हैं कि डबल इंजन की सरकार उत्तराखंड में कैसे विकास की गंगा बहा रही है। इनमें कनेक्टिविटी हो, स्वास्थ्य हो, संस्कृति हो, तीर्थाटन हो, बिजली हो, बच्चों के लिए विशेष तौर पर बना चाइल्ड फ्रेंडली सिटी प्रोजेक्ट्स हो, करीब करीब हर सेक्टर से जुड़े प्रोजेक्ट इसमें शामिल है। बीते वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद अनेक जरूरी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद आखिरकार आज ये दिन आया है। ये परियोजनाएं इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि पिछली केंद्र सरकार के 10 साल में देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले और घपले हुए। इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। 10 साल तक देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर घोटाले हुए, घपले हुए, इससे देश का जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई के लिए हमने दोगुनी गति से मेहनत की और आज भी कर रहे हैं। आज भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के इरादे से आगे बढ़ रहा है। आज भारत की नीति गति शक्ति की है, 2 गुनी 3 गुनी तेजी से काम करने की है। सालों साल अटकी रहने वाली परियोजनाओं, बिना तैयारी के फीता काट देने वाले तौर तरीकों को पीछे छोड़कर आज भारत नवनिर्माण में जुटा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना के कई खंडों का आज लोकार्पण होने से चारधाम यात्रा में मदद मिलेगी। वहीं इन यात्राओं को सुरक्षित बनाने का भी प्रयास किया गया है। चारधाम ऑल वेदर रोड परियोजना के तहत आज देवप्रयाग से श्रीकोट और ब्रह्मपुर से कोडियाला वहां के प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण किया गया है। भगवान बद्रीनाथ तक पहुंचने में लामबगड़ लैंडस्लाइड के रूप में जो रुकावट थी वो भी अब दूर हो चुकी है। इस लैंडस्लाइड ने देश भर के न जाने कितने तीर्थयात्रियों को बद्रीनाथ जी की यात्रा करने से या तो रोका है या फिर घंटों इंतजार करवाया है और कुछ लोग तो थक करके वापस भी चले गए। अब बद्रीनाथ जी की यात्रा पहले से ज्यादा सुरक्षित और सुखद हो जाएगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जैसलमेर के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने दौरे के पहले दिन गृह मंत्री आज जैसलमेर में सीमावर्ती क्षेत्र के दौरे पर हैं। बीएसएफ के स्थापना दिवस के अवसर पर अपनी जैसलमेर दौरे के पहले दिन आज सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने तनोट माता मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। मंदिर का आजाद भारत के युद्ध इतिहास में अहम स्थान है। 1965 और 1971 की लड़ाई में पाकिस्तान की जबरदस्त बमबारी के बावजूद ये मंदिर न सिर्फ आज भी खड़ा है बल्कि भारत की जीत का गवाह भी है। मंदिर में पूजा का जिम्मा सीमा सुरक्षा बल के जवानों के जिम्मे है।
इसके साथ ही गृह मंत्री आज बीएसएफ के जवानों के साथ रात बिताएंगे। राजधानी दिल्ली के बजाय बीएसएफ पहली बार सरहद पर अपना स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसा पहली बार होगा कि देश का कोई गृह मंत्री पाकिस्तान की सीमा से चंद मीटर की दूरी पर रात जवानों के साथ बिताएंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। उसके बाद वो रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट का दौरा करेंगे और सैनिक सम्मेलन में शामिल होंगे। गृह मंत्री रात में रोहताश बॉर्डर आउटपोस्ट पर ही जवानों के साथ संवाद और भोजन करेंगे। गृह मंत्री के दौरे को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीएसएफ ने काफी तैयारियां की हैं। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर की गई तैयारियों को लेकर हमारे संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने बात की बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह से। गृहमंत्री अमित शाह 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं और इस बीच वो बीएसएफ के अफसरान और जवान के साथ खास वक्त बिताएंगे बॉर्डर के ऊपर। हमारे साथ है बीएसएफ के डीजी पंकज कुमार सिंह, आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, क्या खास तैयारी की गई है गृहमंत्री के इस विजिट को लेकर? देखिए, पहली बार बीएसएफ का रेजिंग डे दिल्ली के बाहर यहाँ राजस्थान के जैसलमेर प्रदेश में किया जा रहा है और उसके लिए पूरे बीएसएफ की सारी परेड के कंटिजेंट्स हैं, हमारे कैमल कंटिजेंट हैं, हमारे श्वान का कंटिजेंट है, अलग अलग विभाग जो हैं उनके अलग अलग टैब्ल्यूज़ हैं, चाहे रेडियो कम्युनिकेशन हो या हमारा जो एडवेंचर ट्रेनिंग का जो एक यूनिट है वो सबके टैब्ल्यूज़ वगैरह सब लाए गए हैं ताकि जैसलमेर और राजस्थान की जनता को एक बताया जाए कि किस प्रकार का एक बहुत ही अच्छा बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है बीएसएफ और 1965 से लेकर आज तक किस प्रकार से बड़ी मेहनत से और बड़ी लगन से अपने बॉर्डर की सुरक्षा में लगा हुआ है। जो गृहमंत्री का विजिट होगा उससे बीएसएफ के मोराल को कितना बूस्टअप मिलेगा? तो इसमें कोई संदेह नहीं कि जब गृहमंत्री जैसे उच्च व्यक्ति हमारे बॉर्डर आउटपोस्ट पे आएंगे और ये परेड देखने आएंगे तो मेरे ख्याल से सिपाहियों का मोराल बहुत ही ऊंचा होगा और उनका जो उत्साहवर्धन है वो बहुत ही उच्च कोटि का होगा, क्योंकि एक इतना ही उच्च पदस्थ अधिकारी जब आएगा और उनके वाकफियत से उनकी वास्तविकता से जब अवगत होगा तो न केवल उनकी परेशानी और जो कुछ चीज़ें उनको आवश्यकता है बल्कि उसमें और सुधार और पैनापन और आ जाएगा मेरे ख्याल से समय रहते। तो इसलिए इतने बड़े उच्चाधिकारी का और हमारे लोगों से आकर के परेड को देखना और बॉर्डर पे जाना मेरे ख्याल से मोराल के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये थे डीजी पंकज कुमार सिंह जिनका ये कहना है कि जो होम मिनिस्टर का विजिट है उससे बीएसएफ का मोराल हाई होगा। कैमरामैन मूर्ति के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज, जैसलमेर। और इसी के साथ यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। My journey of insurance and investments began at the same time when I invested in LIC SEEP. In this fast-moving world, SEEP can balance your funds with security and growth. SEEP will take care of the ups and downs of the market and will give you fruitful results so that you enjoy the ride. And when SEEP is with you, you can soar high. LIC's unit-linked insurance plan SEEP offers savings and protection so that you can soar high in your life. LIC, हर पल आपके साथ। होंगे बच्चे स्वस्थ भले फूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति के स्थापना के 100 वर्ष पूरे होने के मौके पर संसद के केंद्रीय कक्ष में शताब्दी समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी हिस्सा लिया। इस मौके पर राष्ट्रपति ने एक स्मारिका का विमोचन किया। राष्ट्रपति ने लोक लेखा समिति की यात्रा प्रदर्शनी का भी उद्घाटन किया। लोक लेखा समिति के शताब्दी वर्ष के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ईमानदार करदाता के पैसे का राष्ट्र निर्माण में सही ढंग से उपयोग हो सके, इसमें लोक लेखा समिति का अहम रोल होता है। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि लोक लेखा समिति संसद की एकमात्र समिति है जो नियमित रूप से नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सहायता से उनका मार्गदर्शन भी लेती है। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में भी पीएसी का बहुत बड़ा योगदान है।
It has examined public expenditure not only from a legal and formal point of view to find out technical irregularities, if any, but also from the point of view of the economy, prudence, wisdom, and propriety. It has no other aim than to bring to notice any cases of waste, loss, corruption, extravagance, inefficiency. If more paise out of every rupee coming from honest taxpayers are reaching those in need, and also for nation-building initiatives, the PAC and its members have played a large role in the process. वहीं उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने पीएसी बैठकों में सदस्यों की घटती संख्या पर चिंता जताई और कहा कि संसद की इस महत्वपूर्ण समिति की बैठक में सदस्यों को भागीदारी सुनिश्चित करनी चाहिए। I personally feel the committee system must be strengthened further. The attendance in committees must improve further. The other day, I have noticed that many of the committees, half of the members do not attend. So maximum attendance, unbiased discussion, and also trying to be partners in development along with the government, along with the parliament, that should be the motto of these committees. Everyone should utilize this occasion. Second suggestion of mine is the parliament should meet minimum 100 days a year. लोक लेखा समिति एकमात्र संसदीय समिति नहीं है, ये एक ऐसी समिति है जो नियमित रूप से नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की सहायता से उनका मार्गदर्शन भी लेती है और समय समय पर पीएससी के अंदर जो कुछ भी वित्तीय संसाधन होते हैं उनका कैसे बेहतर उपयोग हो उसकी सार्थक सिफारिश भी करती है। भारत जैसे विकासशील देश के अंदर इस समिति के रचनात्मक सुझावों ने वित्तीय संसाधनों के आदर्श उपयोग को बढ़ाया नहीं दिया है, पारदर्शिता लाने का भी काम किया है। सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को बेहतर बनाने में भी पब्लिक अकाउंट कमेटी का बहुत बड़ा योगदान है। इस मौके पर लोक लेखा समिति के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने उम्मीद जताते हुए कहा कि लोक लेखा समिति हमेशा इस बात का ख्याल रखेगी कि ईमानदार करदाता के पैसे का सही इस्तेमाल हो सके। I wish that the committee continues its pursuit towards holding the government accountable for its spending of taxpayers' money, and I hope that its stewardship over public assets with accountability, responsibility, and integrity will continue to function as a beacon of courage and hope for all of us. और गुजरात में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से संक्रमण का एक मामला सामने आया है। राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज अग्रवाल ने बताया कि जामनगर में एक व्यक्ति नए वेरिएंट से संक्रमित मिला है। संक्रमित व्यक्ति को आइसोलेट कर दिया गया है और उसकी निगरानी की जा रही है। जामनगर में से मिला है, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट में पॉजिटिव मिला है, उसके हिसाब से उसको आइसोलेट किया गया है। उसके ऊपर हम नज़र रख रहे हैं। जहां वो रहते थे वहां पर जो है हमने माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाया है और इस हिसाब से हम जो हमको प्रिकॉशन लेने हैं और सूचना जो मिली हुई है उन सब का पालन करते हुए हम लोग उस एरिया को घेर कर उसमें लोगों को उनकी टेस्टिंग, उनकी ट्रेसिंग और ज़रूर पड़ेगी तो ट्रीटमेंट, ये सब किया जाएगा। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज राजस्व सूचना निदेशालय यानी DRI के 64वें स्थापना दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुई। इस अवसर पर वित्त मंत्री ने DRI अधिकारियों से देश में सोने, मादक पदार्थों और न्यूक्लियर वेस्ट आदि को भारतीय सीमा में आने से रोकने के लिए सभी एजेंसियों के साथ बेहतर तालमेल के जरिए अपराधियों पर उचित लगाम लगाने की अपील की। वित्त मंत्री ने कोरोना काल में संस्थान के अभूतपूर्व योगदान के लिए भरपूर सराहना की और देश की आर्थिक सुरक्षा में परोक्ष रूप से अहम भूमिका निभाने के लिए आभार जताया। Logical conclusion is important, but speedier conclusion is what will keep the heat on people who are promoting these